द्वितीय पर्व दिशा की खोज नाम से प्रारंभ होता है। श्रीकांत की तरह जिस समय एक लोहे का छोटा सा ट्रंक और एक पतला सा बिस्तर लेकर सरत जहाज जहाज पर पहुंचा, तो पाया कि चारों ओर मनुष्य ही मनुष्य बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे देखिए श्रीकांत जो है, इनकी एक रचना है श्रीकांत, और वहीं से ये कह रहे हैं कि जैसे श्रीकांत अपनी रचना में अगर देखें कि जिस तरह वो एक छोटा सा लोहे का बॉक्स लेके ऐसे करके पतला सा बिस्तर लेके जब ये रंगून की यात्रा पे निकलते हैं, तो बिल्कुल इनका वो पात्र भी वैसे ही निकलता है। तो आज शरद की भी यात्रा बिल्कुल भागलपुर से ऐसे ही शुरू हुई है। अब वो यहाँ से छोड़कर, कलकत्ता से छोड़कर आगे की यात्रा शुरू कर रहा है, और वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ये लोग यात्रा के लिए जाते हैं, सुबह जहाज पर अच्छी खासी भीड़ है वहाँ पे। और वहाँ पे क्योंकि भारत के कोने-कोने से लोग आए हुए हैं और धीरे-धीरे कतार बाँध कर खड़े हैं, मालूम हुआ कि डॉक्टरी परीक्षा होने वाली है वहाँ। कैसी थी वो परीक्षा? डॉक्टर संदेह मूलक स्थान में हाथ डालकर सोजिश टटोलते। उस समय उनका रूप देखते ही बनता। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं ऐसा कोई प्लेग का यात्री तो नहीं चढ़ गया है। यह रोग बम्बई से ही बर्मा पहुंचा था। ये बताया जा रहा है कि प्लेग का रोग जो था ये बम्बई से बर्मा पहुंच गया था, और यात्रियों को पहले चेकअप करके तभी जो है आगे उसको यात्रा करने दिया जाता, और वहां भी उतरते तो उनको कुछ दिन 10-15 दिन क्वारंटीन में रखते थे। इस परीक्षा में पास होने पर जहाज पर चढ़ने की बारी आई, तो वह चढ़ना भी उस दांतों वाली चक्रों की मशीन जैसा था। मतलब इतनी भीड़ भाड़ थी कि कौन कहाँ पे जाके बैठेगा, क्या कोई भी मतलब निश्चित नहीं था कि स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वहाँ पे जाके देखने को इतने अलग अलग टाइप के लोग मिले, तो इसी को कहा कि ये तो भारत दर्शन है। ये कोई कुछ घंटे की बात तो थी नहीं, पूरे 4 दिन की यात्रा। उस मनुष्यों के वास्तविक जीवन से परिचय प्राप्त करना सुयोग्य ही था शरद के लिए। अधिकांश ऐसे थे जो बराबर आते जाते, कुछ ऐसे भी थे जो रोजी की तलाश में बर्मा जा रहे थे, कुछ प्रेमी भी थे जो हिंदुस्तानी समाज से बचने के लिए छिपकर यहाँ से जा रहे थे। लेकिन इन सबसे भी अधिक था साइक्लोन का अनुभव। आज से पहले शरद ने कभी अनुभव नहीं किया था कि साइक्लोन क्या होता है, और जब ये इसमें सवार हुए तो इनकी कल्पना से वो चीज़ें बिल्कुल ही आप कह सकते हैं परे था। प्रारंभ में तो थोड़ी-थोड़ी वृष्टि हुई, हवा और वृष्टि दोनों की जोर बढ़ी, और वह वृष्टि, हवा, अंधकार और जहाज का झूलना, समुद्र की लहरों का आकार, ये सब देखकर वो व्याकुल हो गया। सहसा एक विकट शब्द कानों में आ पड़ा, जैसे हजारों राक्षसियों ने एक साथ मृत्यु की यंत्रणा से चीखती हुई धरती को अपने पैरों के बोझ से कुचलते हुए इधर-उधर दौड़ना शुरू कर दिया। तूफानी हवाएं उनसे बचना असंभव सा लगा। उनके सहारे समुद्र की तरंगे विराट रूप धारण करके जहाज को ग्रसने के लिए दौड़ पड़ी। सहसा सब लोग एक साथ गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगे। एक महातरंग जहाज को निकलने आ पहुंचा था, और चारों ओर पानी ही पानी हो गया। लगा जैसे सब डूब गए हैं। लेकिन कुछ क्षण बाद जब लहरों का आक्रमण समाप्त हुआ, तो पाया कि वहां का दृश्य महानाश के दृश्य के समान है। सब लोग सिर छुपाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, उसमें पशु पक्षी भी हैं, और वे इस प्रकार गड्ढम गड्ढ पड़े हैं जैसे नाना प्रकार के चवेले मिला दिए हों। सारी रात मनुष्य एक दूसरे को इस तरह पीसते रहे, मतलब कि एक हालत इतनी खराब हो गई थी जैसे कोई सिल पर लोढ़े से मसाला पीस रहा हो। बहुत से लोगों से वर्मोन भी हो गई थी, यानी उल्टियाँ भी कर दिए थे, पूरा वहाँ पे बदबू भी फैल गया था। इस तरह नए जीवन में शरद का प्रवेश होता है। शरद रंगून पहुँचता है, और जैसे ही बंदरगाह पे पहुँचता है तो पता चलता है कि क्वारंटीन होना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो कहीं कहीं कि प्लेग वाला बीमार व्यक्ति आ जाए। तो वहाँ पे बिल्कुल एक किनारे पे बना दिया गया था कि 8-10 दिन आपको क्वारंटीन में रहना होगा। बर्मा की सरकार भी जानती थी कि मतलब प्लेग वगैरह हमारे यहाँ ना आए, तो प्लेग के डर के कारण बहुत सावधान रहती थी। तो शहर से वही 8 मील दूरी पर रेत में कांटेदार तार से थोड़ा-सा स्थान घेरकर झोपड़ी वगैरह डाल दिया था। वहाँ पे जो है रहना पड़ता था। जिसके चित परिचित कोई होते थे वो लेने आ जाते थे, या कोई व्यवस्था कर देते थे। लेकिन शरद को तो ऐसा लगा नहीं कि कोई वहाँ पे है। अब जो है यहाँ पे जब ये अनुभव का रस लेना, मतलब कि उसको ये भी लेना था कि क्वारंटीन में लोग कैसे रहते हैं, तो वो भी चेक करना था। तो कम से कम वहाँ साइक्लोन नहीं आता, आराम से वो क्वारंटीन के जो दिन थे वो पूरा किया, और उस दिन या एक दिन दा ठाकर के होटल में बिताकर पूछते-पूछते शरत अपने जो रिश्ते के मौसा अघोरनाथ चटर्जी थे जिनके घर वो आया था, वो पहुँचता है, और जैसे ही अघोरनाथ चटर्जी देखते हैं, उसका रूप देखते ही बनता है जैसे कोई भिखारी आया हो। बिखरे बाल, मैले कपड़े, एक फटी कमीज, पैर में एक जोड़ा चट्टी, कंधे पर गमछा, इतने दिन तक हाथ से पकाकर खाना पड़ा था। ऐसी अवस्था में बहुत ही दयनीय लग रहा था, और अघोरनाथ जैसे ही देखे वो ज़ोर से रो पड़े, और रोते-रोते उसने मौसा को, मतलब वो रो पड़ा, प्रणाम किया। मौसा चकित रह गए, बोले, "क्यों रे शरद, तू कहाँ से आ गया?" शरद ने कहा, "मुझको क्वारंटीन में रोक रखा था।" मौसा अवाक होकर बोले, "तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मेरा नाम ले देकर ना जाने कितने लोग पार हो जाते, तू क्वारंटीन में पड़ा था, तू तो मूर्ख है।" अघोरनाथ रंगून के ख्यातनामा एडवोकेट थे। एडवोकेट ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े आदमी भी थे,
और देह अष्ट जैसे दर्शनीय भी उनका मन भी था और घर में प्रति शनिवार को जो है खूब खाना-पीना, मतलब एक तरीके से उनके यहाँ पे जो था बहुत ही अच्छा इनका स्वागत हुआ। मौसा-मौसी ने सहज आत्मीय प्यार दिया और भागलपुर वाली जैसी बेइज्जती यहाँ पे कम से कम नहीं हुई थी इनकी। मौसा बोली, तुझे सबसे पहले बर्मी भाषा में कानून का अध्ययन करना है, फिर तू मेरी तरह वकील बनेगा। इसी बीच तेरे लिए नौकरी का प्रबंध कर लूँगा। 3 महीने ना बीतने पाएँगे, शरद वर्मा रेलवे के ऑडिट ऑफिस में जो है काम करने लगा। घर पर वह मौसेरी बहन को संगीत सिखा देता। ऐसा लगा जैसे दुख के दिन चले गए, लेकिन वह मात्र एक छल था। वो नौकरी तो सिर्फ 1.5 वर्ष भी नहीं चल पाई। वर्मा भाषा की परीक्षा में उसे सफलता मिली नहीं। तब वकील कैसे बन पाता? जो स्वप्न उसने देखा था वो बस स्वप्न ही रह गया। उसका गाना सुनने के लिए बंगाली समाज के लोग बड़े आतुर रहते, बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त हो गया था। तो अघोर नाथ के घर वो सब आते। जिन लोगों से उसका विशेष परिचय हुआ उनमें एक थे विश्व पर्यटक गिरीन्द्र नाथ सरकार। उनके साथ शरद का गाना बजाना, कभी वार्ता, ये सब चलता रहता था। अचानक एक दिन घर लौट कर पाया कि मौसी को निमोनिया हो गया। मौसा को, जिनके सहारे अघोरनाथ के सहारे आया, उनको निमोनिया हो गया। और बेटी के विवाह के संबंध में व्यवस्था करने के लिए मौसी तब कलकत्ता गई थी। उस समय उसने रात रात भर जग कर अपने मौसा की सेवा की, लेकिन सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि वो अपने मौसा को बचा नहीं पाया। और फिर जब मौका मौसा रहे नहीं रंगून में, तो एक बार फिर वो निराश्रित होकर पथ घाट में घूमने लगा। पथ घाट में घूमने की इस बात को लेकर उसके प्रत्येक कार्य की तरह नाना प्रकार के प्रवाद भी प्रचलित हो गए। लेकिन वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि अब उसका वहाँ रहना संभव नहीं है, क्योंकि कोई ना मामा आएगा, और मतलब कि वहाँ पे रहने के लिए अब मौसा तो है नहीं। तो जो मौसी है उनकी बेटी, उनके साथ हो सकता है रहने के लिए कोई मामा है, और उसे और अपने मामा पसंद नहीं थे। मौसी के साथ आए मामा मणिन्द्र नाथ वहाँ से, और मणि मणि जो इनका मुंह भी नहीं देखना चाहता था। सुना कि शरद पीड़ित होकर किसी अस्पताल में है, तो उसे कोई ऐसा रोग हो गया है कि वह सबसे मिल भी नहीं सकता। मणि मामा उसके स्वच्छंद आचरण, मणि जो थे इसको हमेशा खुद ही समझते थे कि ये बहुत ही चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति है, उससे दूर ही रहना चाहते थे। इसलिए उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि रोग क्या होगा, उसे मिलने की चेष्टा नहीं किए। सुना है कुछ दिन बाद मामा लालमोहन भी वहाँ आ गए थे। वे तो शरद को देख भी नहीं सकते थे, और बहन को वो इतना सिखा पढ़ा दिए थे कि ऐसी स्थिति पैदा कर दिए थे कि वो घर में ना आए। तो न इसके फेवर में मणि था, न लालमोहन था, कोई भी फेवर में नहीं था। कारण कुछ भी हो, शरद ने मौसा का घर सदा के लिए छोड़ दिया था। वहाँ से हटकर वह कई व्यक्ति के पास रहा, कई स्थानों पर घूमा, कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। जैसे एक बार फिर वह दिशाहारा हो गया, अब कोई दिशा नहीं मिल रहा हो। तो आज रंगून में दिखाई देता, तो कल पेगू या उत्तरी बर्मा में। पोंगी, वहाँ के पोंगी किसको कहते हैं? बाबा जो बौद्ध साधु होते थे। तो वहाँ पे अगर आप जो है पोंगी बन के घूमते, तो कम से कम खाने पीने की दिक्कत नहीं रहती, बड़ा सब सम्मान करते हैं। तो अब उसे याद था कि देश में तुम छोटे भाई बहन को निराश्रित छोड़ आए, जो मेरी उम्मीद में है। इसलिए 5-6 महीने के उस श्रृंखल जीवन के बाद जो एक पोंगी बन के घूमा, उसके बाद उसने एक एग्जामिनर पब्लिक वर्कर्स अकाउंट के दफ्तर में 30 रुपये महीने से एक अस्थायी नौकरी शुरू कर दी। पब्लिक वर्कर्स अकाउंट बर्मा के डिप्टी एग्जामिनर श्री मणिन्द्र मित्र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में हिसाब की जांच करने पेंगू आए। उस समय शरद उसके रिश्ते के एक भाई के पास यहीं रहता था। उसके मधुर कंठ के कारण वे बहुत उसे प्यार करने लगे। एक दिन उन्होंने मित्र महोदय के सम्मान में संध्या भोज रखा, और उन्हें वहाँ पे बुलाया और गाना गाने के लिए निमंत्रित किया। बहुत कहने पे शरद किसी तरह गाया, ओहे जीवन बल्लभ साधन दुर्लभ, एक गीत सुनाओ, तो बार बार सुनाया। और फिर वो कहते, शरदा आपके जो मुख में जरूर ही जो स्वर में माधुर्य है। शरद मुस्कुरा कर रह गया, परंतु इसी सूत्र को लेकर वो दोनों शीघ्र ही दोस्ती में बंध गए, और उन्हीं की कृपा से इन्हें मिल गई नौकरी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेगू डिवीजन के कार्यालय में इनको काम मिल गया, और उसने जो है चतुर्थ श्रेणी की पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट अकाउंटेंसी की परीक्षा दी, पर सफल हो नहीं पाया। एक के बाद एक नौकरी तो मिलती गई, लेकिन वो सब अस्थायी थे, अस्थायी नहीं था, बीच बीच में बेकार रहना पड़ता। इस बेकारी का अर्थ था कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना, शिकार करना, गेरुआ वस्त्र पहना, यही सब अब पोंगी बन के घूमते रहना। कहते हैं कि बर्मा में हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी पोंगी बन के जीवन बिताना ही पड़ता है, जब उसके पास काम नहीं रहता। उसकी अवधि के हिस्से भी 7 दिन से लेकर जीवन पर्यंत भी हो सकते हैं। उस बेस में नहीं, पोंगी बन के रहते यानी बौद्ध भिक्षु, तो आपका सम्मान बहुत लोग करते थे। आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे स्वतंत्र थे। चुरुट सिनेमा कुछ भी वर्जित नहीं होता, इसलिए शरद को ये बेस बहुत पसंद आता था। लेकिन फिर वही बात आ जाती थी कि छोटे भाई बहनों को छोड़ के आए, जिम्मेदारी मेरे पे है, तो हम नहीं ऐसे रह सकते। आखिर वित्त महोदय की कृपा से उसे एग्जामिनर पब्लिक वर्कर्स अकाउंट रंगून के दफ्तर में अस्थायी कलर बतौर नौकरी मिली। वेतन था 50 रुपये मासिक, जो 3 महीने बाद ही संतोषजनक कार्य के रूप में मिलने लगा। फिर 30 से 50 हुआ, 50 से 65 हुआ, और जब इसने छोड़ दिया तब तक तो 90 हो चुका था। अभी भी वह मणिन्द्र मित्र के पास ही रहता था। तो ये जो रहता था, इनका नाम क्या, एक इनके मणि मामा थे जो इनको पसंद नहीं करते थे, वो अलग है, और ये जो मित्र है इनका नाम है मणिन्द्र।
दोनों संगीत यानी मणिंद्र और जो है शरद दोनों संगीत और दर्शन की चर्चा करते अघाते नहीं थे। रंगून में बंगालियों का अपना एक क्लब हुआ करता था जिसका नाम था बंगाल सोशल क्लब। प्रतिदिन संध्या को लेकर यहाँ पे लोग इकट्ठा होते, संगीत नाटक अध्ययन में भाग लेते। उसके सदस्यों में अधिकतर सरकारी कर्मचारी होते, इसलिए शरद भी उस क्लब में आने लगा था और शीघ्र ही वहाँ का प्रमुख गायक हो गया था। उसके कंठ से रवींद्रनाथ के गीत सुनकर भावुक श्रोता रस विभोर उठते। नीलकंठ, निधु बाबू, दासरथी राय आदि प्राचीन कवियों के अलावा वो वैष्णव पदावली वगैरह दोहे भजन भी गाता। उस दिन जब उसने ज्ञानदास का ये पद गाया, तोमरी गर्भे गर्भिणी राई रूपसी तोमरी रूपे, तो ऐसा लगा मानो रुग्ण सिर कंठ संगीत के भार से फट जाएगा। प्राणों की वह वेदना कैसी अद्भुत थी, कैसा था वो मार्मिक क्रंदन। मर्म में प्रवेश कर गया। उस क्षण उसने न जाने कितने भक्त पाए, यानी सब उससे इतने ज्यादा खुश हो गए सरस से। और उसी दिन क्यों, सरस जितना भागता था दफ्तर के संगी साथी उतना ही उसको पकड़ते। में किसी के पास हारमोनिक था तो न जाने कब से उस पर धूल चढ़ रही थी। उसी को झाड़ पोंछ कर एक दिन मित्रों ने शरद को थमा दिया। बोले, शरद आज तो गाना ही होगा। और फिर वो गाए, श्रीमुख पंकज देख वो भले हो ताई ऐसो छिलाम तक गोखले। उन लोगों ने ये गाना एक सुगायक के मुख से सुना था तो इन्हें फिर समझ में नहीं आता, तो ये लोग उस पर हंस पड़े थे। लेकिन आज जब ये मुख से शरद के सुने तो ये लोग रो पड़े। बहुत वर्षों बाद शेष प्रश्न के सृष्टा ने शिवनाथ का परिचय देते हुए लिखा कि इसके अलावा वह शराबी भी है। शराबी होने के कारण वह आवारा कॉलेज की प्रोफेसरी से भी निकाला गया है और कभी कभी शायद वेश्यागमन भी करता है। हाँ, वह गवैया बहुत उच्च दर्जे का है, इसलिए इन तमाम कार्यों के बावजूद वो मजलिसों में आदर के साथ बुलाया जाता है। क्या यह अपना चरित्र नहीं है उसका? सुगायक के रूप में उसकी ख्याति शिवनाथ से कम नहीं थी। इस मधुर कंठ के कारण उसने मजलिस में आदर पाया और पाए अनेक मित्र। इसी समय के आसपास प्लासी युद्ध के सुप्रसिद्ध लेखक और कभी भी नवीन चंद्र सेन रंगून आए थे। जब वो रंगीन आए और बंगाल सोशल क्लब में एक दिन उनके सम्मान में विशाल सभा हुई, तो इस अवसर पे मणिंद्र ने सरस से आग्रह किया कि चलो वहाँ पे तुम भी गाना गाना, उनकी अभ्यर्थना में गाना। बहुत कहने सुनाने पे इन्होंने कहा कि ठीक है गाएंगे, लेकिन हम पर्दे की ओट में गाएंगे, सामने से नहीं गाएंगे। रविन्द्रनाथ का एक गीत भी उसने कहा है। समाप्त होने पर सेन महाशय ने कहा, मैं इन व्यक्ति से मिलना चाहूंगा। लेकिन ये महाशय बोले कि हमको मिलना ही नहीं है। उन्होंने कहा, इतने मधुर कंठ से बांग्ला साहित्य बहुत कम सुनने को मिलता है, आप ढूंढ के लाइए वो कौन व्यक्ति है। बार बार अनुरोध करने पे भी शरद उनसे मिलने नहीं गया। अब किसी तरह वो बच के निकला तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। सेन महाशय जहाँ ठहरे हुए थे वहां पहुंचकर वह सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अंतिम पैड़ी पर पैर रखते ही उसने देखा कि सामने ड्राइंग रूम में वही कविवर सेन रंगून हाईकोर्ट के जज श्री यतीन्द्र सरकार से बात कर रहे हैं। जब उसने देखा कि वो बात करे, वो सहसा पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा नंगे पैर। और वो समझ गए सेन। लेकिन एक दिन शरद को उनके सामने आना ही पड़ा। वे बोले, आपका गाना सुनने की आशा से मैं प्यासे चाहते के समान ललायित हूँ। शरद ने उत्तर दिया, मैं गाना सुनाने नहीं आया हूँ। आपके पुत्र निर्मल चंद्र सुगायक हैं। यानी ये उनसे बोले सेन से कि आपके पुत्र निर्मल चंद्र तो बहुत अच्छे गायक हैं, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। तो कबीर बोले शरद चंद्र के साथ कि निर्मल चंद्र की तुलना नहीं। उस समय रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी रामकृष्णानंद वहीं उपस्थित थे। उन्होंने कहा, आज यहाँ निर्मला चंद, शरद चंद और नवीन चंद सब है, पर मैं सरस सुधा पान करना चाहता हूँ। किसने कहा था? स्वामी रामकृष्णानंद ने कहा। लेकिन शरद निर्मल चंद से पहले गाने के लिए किसी बदल सहमत नहीं थे। पहले निर्मल चंद ने गाया और फिर शरद ने। अमार रिक्त सुने जीव ने सखा बाकी कुछ नहीं, ओ दाओ बाचीवार मत तार बेशी नाई। कभी वो निर्मल चंद जैसे विभोर उठे। बोले, आपके गाने के भाव उद्दीपन से वही चीज सुंदर मन में उतर आया। नहीं जानता था कि रंगून में ऐसा रत्न छिपा है। तो ये जो निर्मल चंद है, इन्होंने रंगून रत्न की उपाधि दी थी उनको। लेकिन क्या है, ये वो उस उपाधि की रक्षा कर पाए? उपेक्षा और अभिमान से एक दिन उसने कंठ के माधुर्य को खो दिया और धीरे धीरे संगीत से जो है शरद की अरुचि पैदा होने लगी और समय के साथ उन्होंने गाना भी छोड़ दिया। कभी वो एक गाना शुरू करते तो पूरा गाते नहीं। लेकिन उसने कभी किसी के अनुरोध की चिंता नहीं की। लोग उसे अनुरोध करते। एक दिन उस आज स्थित चंचल स्वभाव ने संगीत के रस को ही सोख लिया। लोग भूल गए कि शरद गाना भी जानता है और धीरे धीरे ये चीज समय के साथ मौन साधना की भांति गायब हो गई उनके जीवन से। वह अपने को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था कि हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन मैरागी का मन था। वो बहुत पढ़ता था, समाज विज्ञान, यौन विज्ञान, सब कुछ। मणि जो मित्र था उसके साथ पाश्चात्य दर्शन को लेकर खूब चर्चा करता। इसी दर्शन प्रेम के कारण तो वह स्थानीय रामकृष्ण मिशन के स्वामी रामकृष्णानंद के संपर्क में आया। प्रारंभ में वो वहाँ मिस्त्री पल्ली के निवासियों के साथ कीर्तन में भाग लेता था। बाद में वह कभी भी उनके साथ ईश्वरी संबंधी चर्चा भी करने लगा।
उस दिन उसने स्वामी जी से पूछा, अच्छा स्वामी जी आप ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? स्वामी जी बोले, ठाकुर ने कहा है, समुद्र में रत्न है, यत्न करने की आवश्यकता है, संसार में ईश्वर है, साधना करनी चाहिए। काई से ढके तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना चाहो तो काई को हटाना होगा। इसी प्रकार माया से ढके हुए नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले माया से मुक्त होना होगा। सरद ने जिज्ञासा की, माया क्या चीज है? स्वामी जी बोले, विषय वस्तु और कामनी कंचन में डूबे रहना ही तो माया है। इनके मोह को छिन्न भिन्न करके सरल प्राण होकर पुकारने पर मन शुद्ध होगा और उसकी दया होगी। सरद ने पूछा, सुना जाता है कि वे मंगलमय है, ऐसा होने पर पृथ्वी पर इतना दुख क्यों है? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, ये संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उनको भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ में आता है, दुख ही सबसे बढ़ के इस पृथ्वी की प्रिय वस्तु है, नहीं तो उसकी याद ही क्यों करोगे, उसकी महिमा की उपलब्धि का अवसर कैसे पाओगे? सरस ऐसा अनमना उठा, कई क्षण बाद बोला, अच्छा अदृष्ट दैव और पुरस्कार का अर्थ क्या है? स्वामी जी बोले, पूर्व जन्म में अर्जित फल का नाम अदृष्ट है, अवश्य ही वर्तमान जीवन के कुछ अंशों का उसके साथ संबंध है, जिसको हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं। दैव तथा पुरस्कार दोनों एक ही है, एक को छोड़कर दूसरे की गति नहीं, इसलिए दैव की साधना में पुरस्कार अवश्य है, इसी तरह पुरस्कार साधना में दैव या भगवत कृपा अवश्य है। शरद फिर मौन हो गया, कई क्षण बाद बोला, गेरुआ वस्त्र बिना पहने क्या सन्यासी हुआ जा सकता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, धर्म का संबंध मन से है, गेरुआ ना पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। मनुष्य मन से ही तो बंधन में आता है, मन के कारण ही मुक्त होता है, इसलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता। मन यदि अच्छा है तो बाहर के गेरुआ वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो ढोंग की ही सृष्टि होगी। इसी प्रकार वो विचार विनिमय दर पर दर चलता रहा और तब व्यसनों के बावजूद उसका वैरागी मन चुपचाप सच्चे ईश्वर की खोज और उन्मुख होता आ रहा था। सहसा तभी रंगून में प्लेग फूट पड़ा। मित्र महोदय के घर भी चूहे मरने लगे। वो भय से कांप उठा और तुरंत वो घर छोड़कर उनके मित्र जो थे वो चले गए। अब वो दफ्तर के बाबू की मेस में जाकर रहने लगा। प्लेग का यह आक्रमण इतना भयानक था कि हर व्यक्ति किसी दूसरे की चिंता किए बिना भाग खड़ा हुआ। लोग तड़पते रहे, लेकिन वो राजू से जो अपने मित्र से बचपन में सीखा था वही मानवीय करुणा उसकी पाठ को लेकर वो आज भी लोगों की मदद ही कर रहा था। जैसे श्रीकांत, अचानक एक दिन उसे भी बुखार हो आया। उसका साथी पहले ही रोगग्रस्त हो चुका था। बहुत दिनों तक वो एक दूसरे के सिर पर आइस बैग रखते रहे, लेकिन साथी की अवस्था निरंतर बिगड़ती जा रही थी और बीच बीच में उसे होश आ जाता। अपना अंत निकट जानकर उसने सरस से कहा, मेरे ट्रंक में कुछ गिनिया मेरी पत्नी को दे देना। बहुत कुछ करने के बाद भी शरद अपने मित्र को बचा नहीं पाया। अब यहाँ पे उस जो था, जहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे, बीच बीच में वो वहीं मिस्त्री पल्ली में जाकर रह लेता। हीन भाव उसे सभ्य समाज से दूर इन तथाकथित छोटे लोगों के बीच में ही आनंद देता। देश में वह जाति बहिष्कृत था, उसके रिश्तेदार उसे अपनाने से हिचकते थे। भद्र लोगों की दृष्टि में वो चरित्रहीन था। यहाँ भी उच्च वर्ग के बंगाली उसे नफरत करते थे। वे मानते थे कि ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए, जो आधार्मिकता और अधःपतन की ओर ले जाते। निश्चय ही उसके अंतर में उसे बदल लेने की भावना जाग उठी, बदला। इसलिए वह निम्न वर्ग के लोगों को और भी अधिक प्यार करने लगा। उसकी इस प्रवृत्ति से अध्ययन और लिखने की रुचि को बहुत फल मिला। दफ्तर के बाद वह चुपचाप वहाँ का सुप्रसिद्ध बर्नार्ड लाइब्रेरी है, वहाँ के एक कोने में बर्नार्ड में बैठ जाता और वहाँ पे लिखता रहता घंटों। इन दिनों टॉलस्टॉय उसका प्रिय लेखक था, विशेषकर अन्ना केरेनिना और रिजेक्शन का प्रणेता होने के कारण। अन्ना केरेनिना तो उसने 50 बार पढ़ी थी। इस साधना की छाप उसके साहित्य पर स्पष्ट देखी जा सकती है। नारी का मूल, नारी का इतिहास, इनकी सामग्री उसने यहीं से एकत्रित की थी। जब वह सदा के लिए कलकत्ता जा रहा था तब उसने कहा था, मैं इस लाइब्रेरी के कारण ही रंगून छोड़ना नहीं चाहता। कलकत्ता की इंपीरियल लाइब्रेरी में इतनी स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी? अधिकार में जो कभी उसके बारे में सब्यसाची कहता है, तुम लोग कोई उसे पहचानती नहीं। भारतीय उस जैसा वास्तविक गुड़ी आदमी सहसा कहीं ढूंढे नहीं मिल सकता। उसने टूटे बेहाला माथ की पूंजी से ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां वो ना गया हो। इसके सिवा बड़ा भारी विद्वान है वो। कहाँ किस पुस्तक में क्या लिखा है उसके सिवा हम लोगों में और कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बता सकता हो। शरद को भी कौन पहचानता था? इन्हीं दिनों वह चरित्रहीन लिख रहा था, यद्यपि उसका आरंभ भारत में ही हो चुका था, लेकिन निज जीवन की अभिज्ञता उसे यही प्राप्त हुई। चरित्रहीन का नायक सतीश मेस में ही रहता। दिन भर के काम के बाद जब रात को लालटेन जलाकर वह लिखने बैठता तो उसके संगी साथी बहुत चिढ़ाते, चिल्ला चिल्ला के लिखने भी नहीं देते थे। कहते 50 रुपये के कलर की नौकरी कर रहा है और फिर देखो ख्वाब देखता है लेखक बनने का, यह मुंह और मसूर की दाल। और वे ठहाकर मारकर हंस पड़ते।
एक दिन उसने अस्थायी रूप से मिस्तीपल्ली में जाकर रहने का निश्चय किया। वह स्थान शहर से 2 मील दूर बोटा टांग पोजाल डंग रोड पर था। धान काट डाकयार्ड और ढलाई के कारखाने के अनेक बंगाली मिस्त्री वहां रहते थे। यहाँ आने पर मित्रमंडली से उसका संबंध बहुत कम हो गया, जो बहुत अंतरंग थे। बस ये उन्हीं के साथ रहता था और उनके मनी ऑर्डर, चिट्ठी ये सब लिख देता था, ऐसे ही काम हो जाता था। लेकिन अभी वहाँ रहते ही कुछ दिन हुआ था, उसका मित्र एक बंगचंद्र के बीमार हो गया। यानी मित्र था बंगचंद्र, वो बीमार हो गया। बहुत समय तक शरद उसके साथ में मेस में ही रहता था। वो उनके कुछ मित्रों में से खास था, जो उससे प्रेम करता था। वो पूर्वी बंगाल का रहने वाला एक उच्च शिक्षा प्राप्त अध्ययनशील व्यक्ति था। अंग्रेजी पत्रों में उसके लेख भी छपते थे। लेकिन ज्ञान की प्यास उसकी जितनी अनंत थी, शरीर की प्यास भी उतनी ही उग्र थी। जितनी मुक्तता से वह हास परिहास से रस लेता, उतनी ही मुक्तता से शराब भी पीता था। दोनों प्रकार के इन समान गुणों के कारण इन दोनों में गहरी प्रीति हो गई। शरद बंगचंद को देहाती बंगाली कहकर चिढ़ाता और तब बंगचंद खूब बकाबकी करता। मतलब दोनों एक तरीके से रविन्द्रनाथ के उपासक भी थे, लड़ते झगड़ते वाद विवाद करते। जब शरद ने तर्क करके कवि गुरु की ये कविता पढ़ी थी, तुम्हार कथा हेतु कहो तो भले ना करे, तो वो शांत हो गया था बिल्कुल। पूर्व और पश्चिम बंगाल के प्रति स्पर्धा सर्वविदित है, लेकिन इसी कारण उन दोनों में कभी एक क्षण के लिए भी मनमुटाव नहीं हुआ। बकाबकी हास परिहास चलता रहता। लेकिन जब बंगचंद की बीमारी का समाचार पाकर शरद तुरंत मिस पहुंचा। रो सचमुच संघातिक था। आसपास के सभी बंधु बांधव उसको छोड़कर चले गए थे और इतना ज्यादा उसने देखभाल किया, सब कुछ किया, लेकिन वो उस मित्र को बचा नहीं पाया। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, सदा की तरह वो जब रात को देर से लौटा, दरवाजा खोलने के लिए धक्का तो पाया कि भीतर से बंद है। अब एक घटना उसके साथ और घटित हुआ कि जैसे डेली बाहर जाता, फिर रात को जब आता हार मतलब कि थक हार के, तो जब अपना दरवाजा खोल रहा है तो देख रहा है कि वो अंदर से बंद है और धक्का दे रहा है, खुल ही नहीं रहा। तो उसको लगा अंदर से कौन बंद कर दिया, भीतर कौन है, कोई उत्तर नहीं। फिर बार बार पुकारा तो मानो चीख पड़ा हो। तब कहीं से आहट आई और विस्मित विमूढ़ शरद ने देखा कि आधी में परेन के पत्ते की तरह कांपती नीचे के तले में रहने वाली जो योगेश्वर मिस्त्री है, उनकी लड़की शांति थी। और उनकी शांति जो लड़की थी वो सामने खड़ी थी, आंखों में आंसुओं के झरने बह रहे थे, नीचे दृष्टि किए बस वो खड़ी थी। शरद देखता रहा, सोचता रहा युगो। जितने 2 क्षण बाद उसने पूछा, बात क्या है शांति, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कई क्षण फिर सन्नाटा छाया रहा। बार बार आश्वासन देने पर किसी तरह सुस्थिर होकर उसने कहा, बाबा ने कुछ पैसा लेकर शराबी और बदमाश बूढ़े गोसाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। कहते कहते शांति शरद के चेहरों पे गिर गई, बोली, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। अब उसके पास भी कुछ सोचने को नहीं था, वो मदद तो सबका ही करता था। उसने कहा, आज तुम यहीं सो जाओ, सुबह बात करते हैं। वो जानता था कि योगेश्वर मिस्त्री का घर आवारा लोगों का अड्डा है, नशेबाज गजेड़ी सब वहाँ पे आते हैं। फिर वो किसी अधिकार से गया समझाने के लिए। तो अधिकार में भारतीय ऐसी ही एक बंगाली मिस्त्री के वासे में जाती है। तो वह अधेड़ उम्र का है, कारखाने में पीतल ढुलाई का काम करता है, शराब पीकर काट के फर्श पे पड़ा रहता है, किसी को बुरी बुरी गाली देता है। भारती ने पुकारा, मालिक किस पर गुस्सा कर रहे हो? मतलब मालिक, सुशीला कहाँ है? आज 2 दिन से वो आई नहीं। मालिक किसी कदर हाथ पैरों के सहारे उठकर बैठ गया और गौर से देखकर पहचानने के बाद बोला, बहन जी आओ बैठो। सुशीला तुम्हारे स्कूल में कैसे जाए बताओ? खाना पकाना, चौका बासन, लड़कों को संभालना सभी तो उसे करना पड़ता है। छाती पड़ जाती है बहन जी। जदुआ साले को कत्ल ना कर दिया जाए। मैं कायद की पैदाइश नहीं हूँ, बड़े साहब की ऐसी दरख्वास्त दूंगा ना, साले की नौकरी ही खत्म हो जाएगी। अनजाने ही शरद को शांति से सहानुभूति हुई, इसलिए सवेरे आकर उसने उसके पिता से कहा, सुना है तुम शांति का विवाह बड़ी भूषाल से करे हो बूढ़े? योगेश्वर ने कहा कि हाँ कर रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं, कम से कम विवाह कर दूंगा तो उसको खाने पीने की चिंता तो नहीं रहेगी। मिस्त्री का तरस सुनकर शरद मुस्कुराने लगा, समझाने की बहुत कोशिश की। फिर उसने कहा, एक काम करते हैं, तुम घोषाल को जितना पैसे दिए हो मैं तुम्हें चुका सकता हूँ। चक्रवर्ती बोला, तो इससे क्या हुआ, लड़की की शादी आखिर करनी ही पड़ेगी ना, क्यों नहीं आप ही कर लेते? गरीब ब्राह्मण की लड़की से शादी करके मेरी जाति और कुल की रक्षा करिए। सुनकर शरद अवाक रह गया। स्वयं विवाह के बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत हाथ पैर मारा कि कोई लड़का मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिला तो अंत में आखिर से चक्रवर्ती से कहा, मैं तैयार हूँ। ये विवाह किस रीति से संपन्न हुआ, ये रंगून के कितने कुलीन बंगाली इसमें शामिल हुए, ये कुछ भी लेखा जोखा विष्णु प्रभाकर जी को ये लिखते दौरान नहीं मिल पाया। वास्तव में विवाह किया था, लोग तो उन पे यही आक्षेप लगाते रहते थे कि वो ऐसे ही स्त्रियों के साथ रहते थे, यही मानते रहे कि वो किसी निम्न श्रेणी की औरत को घर में ला के रखे
और इसी तरह किसी औरत के पास रहना निरी चरित्रहीनता ही है। जो भी हो, अब उनके अव्यवस्थित जीवन में एक नारी का पदार्पण हो चुका था। उसका कोमल पारस पाकर उनके जीवन की धारा आनंद के स्रोत की ओर मुड़ गई। नारी उनके जीवन में ना आई होती तो ये बात नहीं, परंतु सांसारी होने का ये पहला अवसर उनके जीवन में प्यार का पहला अवसर था। न जाने कितने दुखों के बीच से होकर उन्होंने ये सुख पाया था। दोनों न जाने कितनी कितनी देर तक बातें करते, एक दूसरे की आंखों में झांकते। दफ्तर के मित्रों ने उन्हें तो स्तरण करना कह दिया शुरू कर दिया, लेकिन उसने किसी बात की चिंता नहीं की। मिस्त्री पल्ली के लोग पुकारते, तभी वह होम्योपैथी का बॉक्स उठाकर बाहर निकलता, या फिर कभी अध्ययन लेखन की प्रेरणा होती तो बाहर निकलता। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। एक और नया प्राणी उनके संसार में आ पहुंचा। शिशु की किलकारी से घर गूंज उठा। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य तो शरद के साथ हमेशा रहता। अभी वो दुर्भाग्य से मुस्कुरा ही रहा था कि नए जीवन के 2 वर्ष पूरे नहीं हुए कि प्लेग की महामारी फिर से रंगों में फैल गई। और ये महामारी उनकी पत्नी शांति को ले डूबी। शांति तीव्र ज्वर में छटपटा रही थी। मदद मांगने के लिए शरद कई जगह गए, नहीं मिला। तो फिर महीने के अंत में उनके हाथ में पैसे भी नहीं आते। वो बड़ी विपदा में गिरीन सरकार के पास गए। गिरीन सरकार ने डॉक्टर भी भेजा, सत्कार समिति का जो इन लोगों ने गठन किया था, तो भेजा, लेकिन वही है ना कि दवाइयों ववाइयों का कुछ मतलब कि असर ही नहीं हुआ। अंत में कुछ क्षण पूर्व शांति की संज्ञा लौटी। क्षीणकण से जैसे ही उनको देखी, कही कि मेरे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा, उसके सबके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। शरद स्वर में आर्द्र स्वर में बोले, ऐसी बात मत कहो, मुझे डर लगता है। शांति ने कहा, अच्छी डर किस बात का, लाओ मुझे चरणों का अपना धूल दो। शरद समझ गई कि जब आशीर्वाद देने को कुछ नहीं बचा, सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। शांति संसार के दुख कष्टों को तुच्छ करके परलोक चली गई। वह अपलक दृष्टि से स्त्री की मृत्यु से विवर्ण मुख को देखता हुआ रो उठा। उस समय जैसी अवस्था थी, पड़ोसियों से कोई सहायता मिलने की उम्मीद थी नहीं, और जो भद्र बंगाली थे उनसे वो सदा दूर रहता। सब मिला के गिरीन्द्र नाथ जो थे वही इनकी मदद किए थे, और शव को शमशान ले गए। यहाँ एक सन्यासी निसंग इन लोगों को देकर स्वयं ही चिता निर्मित कर दिया था, और शांति का संस्कार। शरद के शोक की कोई सीमा थी नहीं। कैसौर्य के इस असफल प्रेम के समान इस सदमे को भी उनको जीवन पर गहरा धक्का लगा। छूट गया अध्ययन, छूट गया लिखना, बावले से हो गए। ऐसे में उनके मित्रों ने समझाया कि कुछ दिन वो बाहर के लिए चले जाएं। वर्षों बाद अपने मित्र के युवा पुत्र की मृत्यु पर उसकी माँ से उसने दार्शनिक उपेक्षा से कहा था, दीदी तुम तो इतने दिन तक पुत्र सुख देख चुकी हो, तो वर्ष मुझे देखो, बिल्कुल भी मतलब कि 1 वर्ष भी नहीं ले पाया, उसका अंत हो गया। मित्रों ने सलाह दी थी, तो वो सारा जीवन एक यात्रा ही तो था उसका, एक निरुद्देश दिशाहीन यात्रा। एक बार फिर वो घूमने निकल गया, लेकिन अब पहले की तरह मुक्त नहीं था। छुट्टी की एक सीमा भी होती, आखिर उसे अपने काम पर लौटना पड़ा, क्योंकि बहन भाइयों को गांव में छोड़ा था। फिर दर्द सहा जाता है, प्रचारित नहीं किया जाता, तभी तो शक्ति बनता है। इसलिए अध्ययन, लेखन, चित्रांकन सब कुछ फिर आरंभ हो गया। उस दर्द ने उन्हें गहराई दी और दी विशालता। लेकिन उस घर में वह नहीं रह सका। उसके कण कण में उसके अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन की याद आती। वो वहां से उसे छोड़कर चला गया। शरद, जो कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी, रविन्द्रनाथ के समान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत चित्रकला में भी रुचि थी, तो उनकी चित्रकला के संबंध में भी उनकी साधना से संबंधित विष्णु प्रभाकर जी ने कुछ जो है दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। 3 वर्ष बाद, यानी पत्नी के देहांत के बाद 3 वर्ष बाद, अपने घर में आग लग जाने की सूचना देते हुए उन्होंने बताया है, एक पत्र में उनके घर में आग लग गई थी और सब जल गया। तो एक पत्र में अपने प्रिय मित्र, जो इनके प्रिय मित्र प्रमथनाथ भट्ट थे, प्रमथ को इन्होंने लिखा था, एक और समाचार तुम्हें देना बाकी है। लगभग 3 वर्ष पहले हृदय रोग के लक्षण प्रकट हुए थे, तब मैंने तैल चित्रांकन शुरू किया था, पढ़ना तो छोड़ दिया था। इन 3 वर्षों में बहुत से मैंने चित्र इकट्ठे किए, वो भी खत्म हो गए। अंकन का केवल सामान भर रह गया। मुझे क्या करना उचित है, यदि बता दो तो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं शुरू करूं। नॉवेल, हिस्ट्री या पेंटिंग में क्या काम शुरू करूं? लेकिन ऐसा लगता है कि इस अग्निदाह के बाद चित्रकला में उनकी रुचि फिर आई नहीं। केवल एक चित्र उनका बच गया था, उसका नाम था महाश्वेता। महाश्वेता के अधूरे चित्र जो थे उनके बच गए थे। उसमें जो किसी तरह अग्निदाह सा बचा था वो पूरा कर सका, पर इन दिनों उनके अनेक चित्र बनाए हुए थे। उनके मित्र और सहकर्मी योगेंद्र नाथ सरकार ने लिखा है, एक दिन रविवार को जाकर देखा कि एक कपड़े के आवरण के नीचे स्टैंड पर एक चित्र टंगा है। पूछा, ये क्या है सर? दास कर बोले, अच्छा पहले तुम ही बताओ ये क्या है। तो फिर उन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा नारद मुनि। कहा नारद मुनि?
ये कहते कि शरत ने चित्र से पर्दा हटा दिया तो अवाक रह गए। सचमुच ये उस बूढ़े का चित्र था जो गांव के तालाब के पास अस्त व्यस्त वृक्ष समूह के बीच में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और उस रास्ते के पास वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था। सरकार उस चित्र को देखे और वो बूढ़ा वहां पहुंचा। सीढ़ी पर पैर रखते उसने पुकारा, देवता घर में है क्या? शरद तुरंत ही नीचे गए, बड़े आदर से प्रेम के साथ उस वृद्ध को लेके आए और वो तस्वीर उसके सामने रख दी। देखते हुए वृद्ध के कोटर में धसे हुए नेत्र ज्योति से भर उठे। बोला, देवता आपके दिमाग में इतना कुछ है? सर ने कहा, देखो नारद, तुम्हें एक काम करना होगा, बहुत कठिन नहीं है। और रोज सवेरे मेरे घर आकर बैठना होगा, चाय आदि पीना होगा और मैं तुम्हें देखते देखते ये चित्र बना दूंगा। चाय की बात सुनकर वृद्ध नारद के मुंह में पानी भर आया। शरद उनको एक कप चाय को ला के दे के दिए और सरकार ने पूछा, ये शिक्षा तुमने किससे ग्रहण की? अपने कपाल की ओर इशारा करते हुए शरद ने कहा, इस विद्या का गुरु तो मैं स्वयं हूँ। चित्रकला का अध्ययन उसने स्वयं किया था। प्रकृति चित्रण से बढ़कर उसे मानव आकृति के चित्रण से प्रेम था। उसका कहना था कि शरीर विज्ञान का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य की आकृति का अंकन हो नहीं सकता। जब तक कोई आकृति हूबहू जीवंत ना बने तब तक उस छवि को कैसे छवि कहा जाए? चित्र के ऊपर रंग से कुछ आकृति बना दे तो छवि नहीं बन जाता। चित्रकार विंसेंट वान वॉक की बात को दोहरा रहा था। विंसेंट वॉक क्या कहते कि यदि किसी को चित्र बनाना सीखना है तो उस मनुष्य के शरीर का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं जानता तो केवल नकलची बनकर रह जाएगा। एक दिन उसने सरकार से पूछा, अच्छा बताओ, संसार में सबसे बड़ा चित्रकार कौन है? तो सरकार ने उत्तर दिया, रैफेल। तो शरत ने कहा, ना ना, रैफेल रैफेल से तो माइकल एंजेलो बड़े हैं। बड़े बड़े आलोचक तिसियन को सबसे बड़ा मानते हैं। तो रैफल से बड़े माइकल एंजेलो और तिसियन तिसियन के समय में स्वयं शरत की भी बड़ी ऊंची धारणा थी। वे इतालवी चित्रकलाकार को सबसे श्रेष्ठ में तिसियन को मानते। उनके बाद थे फ्लेमिश, डच और बर्तानवी। उनका एक मित्र चित्रकार बाथिन था। छवि कहानी में शरतचंद ने बाथिर को अमर कर दिया। उसी से शायद उसने एक कला की प्रेरणा ली। साधारणतः बंगाली अपने में ही सीमित रहते हैं, लेकिन शरत अब वहाँ थे। कार्यालय के अलावा भी उनका बंगालियों से मेलजोल था। उन्हीं में चित्रकार बाथिन था। एक दिन सतीश चंद्र को साथ में लेकर ये बाथिन से मिलने चल पड़े और गए उनके यहाँ पे नाश्ता पानी किया, सब बढ़िया से किया। और जैसे कि हमारे समाज में उच्च जाति निम्न जाति ये सब चीज़ें हैं, तो शरद चंद्र उनके साथ सतीश भी गए, लेकिन वो जो है उनके घर का बस ये नहीं कि उनके साथ खाना पीना सब कुछ नहीं किए थे। वहाँ पे जाते हुए पूरा उन्होंने विवरण दिया कि कैसे शरद जो वो घर था एकदम काठ के समान था और वहाँ पे गए तो बाथिन की उनकी पत्नी के साथ बातचीत हो रही थी। फिर दोनों आए और फिर शरद हंस पड़े, बोले, पागल और किसे कहते हैं, ये भी तो हिंदू जाति के ही सारे। जब उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे जात से ऊपर नहीं है, मतलब निम्न जाति में आते, तो शरद हंस पड़े, बोले, पागल किसे कहते हैं, ये भी तो हिंदू जात की ही शाखा, ये लोग भी अत्यंत धर्मभीरू हैं। संकोच इनमें उतना नहीं है, दो एक दिन का परिचय होते ही ये व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। हिंसा, घृणा और संकोच इनके धर्म के विरुद्ध है। वैसे शरद को यह गुण जो है ना, ये पैतृक दाय के रूप में मिला था। उनके मोतीलाल जो पिता थे वो भी अच्छे चित्रकार थे, लेकिन वह कोई काम जमकर करते ही नहीं थे। शरद में उनके सारे गुण थे, लेकिन शरद भी शुरू करते कहाँ हो पाता। तो लेकिन ये जो चित्र था इनका महाश्वेता का, उसे देखकर मित्रों ने कहा, आप इसे प्रदर्शनी में क्यों नहीं भेजते? ख्याति और प्रदर्शन से सदा दूर भागने वाले शरद मित्रों के अनुरोध को कैसे स्वीकार कर सकते? लेकिन पारखियों की दृष्टि वह चित्र सचमुच सुंदर था। योगेंद्र नाथ सरकार ने लिखा है कि आलोक व छाया का यह सम्मिश्रण, उसे देखकर ये कहना असंभव था कि यह किसी अनगढ़ चित्रकार का बनाया हुआ है। शरीर विज्ञान, पृष्ठभूमि और पर्सपेक्टिव की दृष्टि से उसमें कोई कमी थी नहीं। किनारे पर वृक्ष के नीचे मुक्ताकेश सादाता तपस्विनी महाश्वेता रुदन करती हुई प्रकृति का एक जीवंत प्रतिमा। छोटे से घर के एक कोने में जहाँ आलोकन था, ये पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं तो पूरा घर ही चित्र से भरा होता है। उन्होंने लिखा है कि सभी उन्नत कलाओं में उसी चिर सुंदर आनंद घन रस मूर्ति के ही विकास साधन की चेष्टा है। वास्तव में कुछ उदार दृष्टि से देखने पर एकदम कुत्सित वस्तु भी सुंदर पड़ती है। जो खराब चीजें हैं, बड़े उदार मन से देखेंगे तो भी अच्छी दिखेगी। यह चित्र नग्न सौंदर्य का चित्र नहीं था। नग्न होने पर भी उसे कुत्सित नहीं कह सकते, क्योंकि उसके साथ पृष्ठभूमि में प्रकृति का दृश्य बहुत ही चमत्कारपूर्ण था। वह चित्र उसे भी प्रिय था। मामा गिरिनाथ को उसने लिखा था, अभी पूरा नहीं हुआ, कहोगे तो कर दूंगा, मर तो घर द्वार है नहीं, मतलब मेरी तो तुम्हारे ये। लेकिन इस साधना के बावजूद शरद का चित्रकला का ज्ञान नितांत एकांगी था। वो सभी से इस चीज को जग जाहिर नहीं करते थे। उनके बनाए हुए चित्र उच्च श्रेणी के तो नहीं, फिर भी चिनकारी उनके अंतर में तो थी। जब वह विख्यात लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, तब कलकत्ता आर्ट कॉलेज के अध्यापक सतीश चंद्र सिंह के घर उनका चित्रांकन देखते दिन के उनके माँ और बेटे
का पेंसिल स्केच बनाया और उनके बेटे को हर पार्वती के चित्र बनाते देखकर स्वयं भी हर गौरी का चित्र बना दिया था। तो इनके अंदर ये गुण भी तो विद्यमान था कि चित्र का कला कौशल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे की इनकी यात्रा कैसे रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।